मिली। मैनेजमेंट ने खुद हिंट दिया था कि हाँ, ओवरऑल मार्जिन्स में 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स यानी लगभग 150-2% की कमी आ सकती है। बस मार्केट ने इस बात को पकड़ लिया और स्टॉक को ब्रूटल पनिश। सोचिए, एक स्टार एआई स्टॉक जिसे मार्केट ने सब कुछ परफेक्ट है मानकर प्राइस किया था, वो अचानक से 25% कैसे गिर गया? नेटवेब टेक्नोलॉजीज, आखिर इसके साथ हुआ क्या? चलिए आज इस पूरी कहानी को, इस पूरे रहस्य को हम मिलकर सुलझाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। हम जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं और ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। तो कहानी शुरू होती है पिछले साल अक्टूबर से। नेटवेब का स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बना हुआ था, 4,480 रुपए। ये इसका ऑल टाइम हाई था। सबको लग रहा था कि ये तो इंडिया की एआई सक्सेस स्टोरी है, बिल्कुल आसमान छूने वाली। और फिर सब कुछ बदल गया। अचानक एक ही झटके में स्टॉक सीधा 3,000 रुपए के सपोर्ट लेवल पर आ गिरा। तो ये इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसी के पीछे की वजहों को आज हम समझेंगे। सवाल यही है, आखिर मार्केट को ऐसा क्या डर लग गया? ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी से सेलिंग शुरू हो गई? चलिए एक एक करके इस मिस्ट्री की सारी परतें खोलते हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि नेटवेब को भारत का एआई चैंपियन क्यों कहा जा रहा था। फिर इस स्टॉक क्रैश की एनाटॉमी को आराम से समझेंगे। मार्जिन का जो इशू है उस पर बात करेंगे। और हाँ, परफेक्शन की कीमत क्या होती है वैल्यूएशन में, वो भी देखेंगे। फिर आखिर में अब आगे क्या, इस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज है क्या? देखिए, ये सिर्फ कंप्यूटर बेचने वाली कंपनी नहीं है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पिक एंड शवल एनालॉजी। मतलब जब सोने की खोज में सब भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग कुदाल और फावड़ा बेचकर पैसा कमाते हैं। नेटवेब भारत के एआई गोल्ड रश में वही कुदाल और फावड़ा यानी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इनकी असली ताकत आती है इनके बिजनेस मॉडल से। ये सुपर कंप्यूटिंग करते हैं, हाई एंड एआई सिस्टम्स बनाते हैं, स्टोरेज सॉल्यूशंस देते हैं, मतलब पूरा एंड टू एंड काम। और सबसे बड़ी बात, ये सब मेक इन इंडिया के तहत करते हैं। इनके पास इन हाउस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं जो इन्हें एक अलग ही लीग में रखता है। ओके, तो बिजनेस मॉडल तो काफी सॉलिड लग रहा है, आवाज अच्छी आ रही है। तो फिर ये क्रैश क्यों हुआ? आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? चलिए अब उस टाइमलाइन पर चलते हैं जहां से सारी कहानी पलटनी शुरू हुई। तो देखिए हुआ क्या। अक्टूबर 2025 में स्टॉक अपने पीक पर था। फिर महीने के एंड तक मार्जिन डिल्यूशन की अफवाहें आने लगी। मतलब कंपनी कमा तो रही है पर हर डील में मुनाफा कम हो रहा है। इस आग में घी का काम किया नवंबर के रिजल्ट्स ने। रेवेन्यू ग्रोथ जो 100% से ऊपर थी वो गिरकर 21% पर आ गई। बस फिर क्या था, दिसंबर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा और स्टॉक सीधा 3,000 पर। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म था। अफवाहें, स्लो ग्रोथ और पैनिक सेलिंग सब एक साथ। इस पूरे क्रैश के सेंटर में एक ही चीज थी, एक डर। और ये डर था कंपनी को मिले बड़े बड़े ऑर्डर्स को लेकर। मार्केट ये सोच रहा था कि क्या ये ऑर्डर्स सच में क्वालिटी ऑर्डर्स हैं, क्या इनमें मुनाफा है या सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने का खेल है। तो ये मार्जिन डिल्यूशन है क्या चीज, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आप पहले 100 रुपए के सामान पर 20 रुपए कमाते थे। अब आप 200 रुपए का सामान बेच रहे हैं पर कमा सिर्फ 30 रुपए रहे हैं। तो आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया पर रुपी प्रॉफिट यानी मार्जिन कम हो गया। बस मार्केट को इसी बात का डर था और इसी एक ऑर्डर बुक को लेकर मार्केट दो हिस्सों में बंट गया। बुल्स का कहना था, अरे वाह 1700 करोड़ का ऑर्डर, रेवेन्यू तो आसमान फाड़ देगा। लेकिन दूसरी तरफ बेयर्स कह रहे थे, रुको रुको, ये कहीं लो मार्जिन पास थ्रू ऑर्डर्स तो नहीं? मतलब कंपनी सिर्फ एक मिडलमैन की तरह काम कर रही है, असली मुनाफा तो है ही नहीं। और पता है इस आग को हवा कहाँ से मिली? मैनेजमेंट ने खुद हिंट दिया था कि हाँ, ओवरऑल मार्जिन्स में 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स यानी लगभग 150-2% की कमी आ सकती है। बस मार्केट ने इस बात को पकड़ लिया और स्टॉक को ब्रूटल पनिशमेंट दी। यहां से हमें वैल्यूएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिलता है। जब मार्केट किसी स्टॉक को परफेक्शन के लिए प्राइस करता है, मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा, तो एक छोटी सी भी बुरी खबर, एक हल्का सा भी डाउट उस स्टॉक के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। एग्जैक्टली यही नेटवेब के साथ हुआ। इस टेबल को देखिए, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। नेटवेब का पीई रेशियो देखिए 115 से 135 के बीच, और वहीं डेल और एचपी जैसे जायंट्स का 16 से 22 या 8 से 12। ऐसा क्यों? क्योंकि नेटवेब एक स्पीड बोट की तरह है जो 50-60% की ग्रोथ दे रही है, जबकि डेल और एचपी बड़े ऑयल टैंकर हैं, स्टेबल पर स्लो। इन्वेस्टर्स नेटवेब की इस हाई ग्रोथ के लिए स्कार्सिटी प्रीमियम दे रहे थे। अब एक और रिस्क की बात करते हैं, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इस चार्ट को देखिए, 66% यानी 2/3 रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 क्लाइंट से आ रहा है।
सोच कर देखिए, अगर इन 10 में से सिर्फ एक क्लाइंट ने भी ऑर्डर डिले कर दिया या पेमेंट रोक दी तो कंपनी के पूरे क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। ये एक बड़ा रिस्क है। तो मार्जिन्स का डर, हाई वैल्यूएशन और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, इन सब के बीच अब आगे क्या? एक इन्वेस्टर को अब किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली है वो है कंपनी के Q3 अर्निंग्स। मार्केट को बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए, वो जो बड़े बड़े AI सर्वर के ऑर्डर्स मिले थे उनका एग्जीक्यूशन कितनी तेजी से हो रहा है। रेवेन्यू और EPS तो आएंगे ही, पर असली फोकस एग्जीक्यूशन स्पीड पर रहेगा। और जो लोग चार्ट्स देखते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। देखिए, 3,000 रुपए एक फ्लोर की तरह काम कर रहा है, एक मजबूत सपोर्ट। ऊपर की तरफ 3,433 एक छोटा हर्डल है, पर असली तेजी 3,630 के ऊपर आएगी। और अगर मार्केट में और कमजोरी आई तो 2,780 एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन हो सकता है। तो ये था नेटवेब के इस रोलर कोस्टर राइड का पूरा एनालिसिस। हमने हर एंगल से इसको समझने की कोशिश की। अब हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। अगर आपको इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप स्टॉक्स के बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, विश 100 करोड़। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके मन में किसी और स्टॉक को लेकर कोई सवाल है, कोई ऐसी कंपनी है जिसका एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करने की या एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, ट्रेड विद डिसिप्लिन।